लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल जो उज्ज्वला योजना की वजह से एलपीजी पे चले गए थे, क्या उनके पास ऑप्शन है? हमारे देश में लगता नहीं है कि सप्लाई शॉर्टेज है। दोगुने तिगने रेट में गैस सिलेंडर लोगों को दिया जा रहा है। अब लोगों को कटौती करने की जरूरत होगी। कुछ चंद हजार रुपए मेहनत से कमा के आ रहे हैं, उसके लिए तो पड़ गया ना असर। जो स्कैरसिटी, जो कमी जो है, उसके कारण कुछ लोग हैं जो कि इससे पैसा कमाना चाहते हैं। दो टैंकर्स आ रहे हैं, तो मतलब जो रेगुलरली आने चाहिए वो तो नहीं आ रहे हैं। सप्लाई की जो बात आई कि हमारी सप्लाई में कोई कमी नहीं हो रही, तो ये टैंकर्स का नहीं आना, क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, इंडिया एक एनर्जी इनसिक्योर कंट्री है। 60% जो भी ईंधन हमारे पास है, जो एनर्जी है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब आप कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है कि हम यूरिया को बिजली से भी बना सकते हैं, तो फिर हम कर क्यों नहीं रहे हैं अभी तक? नहीं, रोड ब्लॉक नहीं है। जिनको ये सौंपा गया है कि आप ध्यान रखें इन चीजों का, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन देखेगा? एक बड़े फेमस एडिटर हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के, बीजी वर्गीस। उनको गोबर गैस एडिटर कहा जाता था 1970 में, कि गोबर गैस में इस देश में काम 1970 से हो रहा है। वो मॉडल काम नहीं कर रहा है। सर, इस क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की क्या प्लस है और क्या माइनस है? प्लस ये है, हमने पिछले कुछ दशकों से रिजर्व और रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ाई है। नेगेटिव ये है कि हम वॉर मिडिल ईस्ट में चल रही है, पर असर हम सब तक पहुंच चुका है। टपरी पे जो 10 रुपए की चाय मिलती थी वो 15 की हो गई है। गैस सिलेंडर लोग कह रहे हैं कि उन्हें दोगुने तिगुने प्राइसेस पर मिल रहे हैं। गंभीर सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या क्रूड ऑयल, क्या पेट्रोल, क्या डीजल हमारे पास काफी है? इन्हीं सब चीजों के बीच भारतीय सरकार का रिस्पॉन्स रहा है। उस रिस्पॉन्स में क्या सही है, कहाँ बेहतर होने की जरूरत है, ये सब समझने के लिए, इस कथित क्राइसिस को समझने के लिए आज मैं बात करूंगी iForest इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर और सीईओ मिस्टर चंद्रभूषण से। मिस्टर भूषण, वेलकम टू द ललन टॉक। मेरा पहला क्वेश्चन सबसे अलार्मिंग चीज से ही होगा, विच इज एलपीजी। जो एक कथित एलपीजी क्राइसिस की बात हो रही है, सरकार ने नोटिस निकाला कि अब जिनके पास पीएनजी के लिए पाइपलाइन है उनको एलपीजी गिव अप करना पड़ेगा। क्या हमारे पास पीएनजी की सप्लाई सुरक्षित है जो हम पीएनजी पे मूव करना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पीएनजी के पाइपलाइन का सवाल है, जहाँ जिन लोगों के घर पे पाइपलाइन पहुँच चुकी है, जिन शहरों में पाइपलाइन है, मेरे अंदाज से जहाँ तक आंकड़े हम देख रहे हैं, एडिक्वेट सप्लाई है उनको पाइपलाइन से पीएनजी सप्लाई करने के लिए। उसमें कोई स्कैरसिटी नहीं है, कमी नहीं है। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, अभी के समय एलपीजी का इस्तेमाल वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास पाइपलाइन है। तो सरकार का ये कहना है कि अगर आपके पास पाइपलाइन से एलएनजी आ रही है तो आप एलपीजी लेके, जिनके पास नहीं है, आप वहाँ पे स्कैरसिटी कमी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो नोटिस आया है वो एक तरह से बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया है। जो एलपीजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एलपीजी पे जाएं, जो पीएनजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पीएनजी के ऊपर जाएं। गवर्नमेंट के सोर्सेज से वो नंबर्स मिले कि कुछ 1.78 करोड़ हमारे पास लोगों तक पहुंच पा रही है पीएनजी पाइपलाइन, उसमें से कुछ लोग ही प्रोपोर्शन ही यूज कर पा रहे हैं उसको। लेकिन सर, एक दुनिया, एक भारत में इतनी आबादी है, और क्योंकि इतने सारे लोग एलपीजी पे, इवन लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल जो उज्ज्वला योजना की वजह से एलपीजी पे चले गए थे, क्या उनके पास ऑप्शन है इस चीज का? देखिए, अभी के समय शॉर्ट टर्म में हमारे देश में लगता नहीं है कि सप्लाई शॉर्टेज है, क्योंकि देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हमारी अपनी रिफाइनरी बनाती है। एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी जो है वो लार्जली हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। 80-90% कतर से आता है एलएनजी। और जो एलपीजी है वो पेट्रोल, जब रिफाइनरी है वहाँ से एलपीजी बनती है। पर 60% तो हमारा एलपीजी वहीं से आ रहा है ना, मिडिल ईस्ट से। 60% ओवरऑल 60 हमारा, जो आप देखिए गैस को लीजिए, 50% गैस प्रोडक्शन जो है हमारा, वो हमारे देश से है और 50% इंपोर्टेड है। अगर पूरे गैस को लें, गैस के अंदर क्या आता है? एलएनजी आ गया, एलपीजी आ गया, सीएनजी आ गया। हाँ, इन तीनों को मिला के देखें तो 50% इंपोर्ट डिपेंडेंस है और 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है आज के समय। सरकार का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन अगर ये लड़ाई चलती है थोड़े दिन और, तब हमारे पे इम्पैक्ट बहुत होगा। अभी भी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं है। मैं अभी मुंबई में था और मैं कुछ रेस्टोरेंट वाले से बात कर रहा था, उनके पास सप्लाई कम होते जा रही है। बिल्कुल। हाँ, एलपीजी की। तो ऐसा नहीं कि कमी नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से अगर ये लड़ाई यूक्रेन की तरह चली तो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा। हमारे देश पे तो करेगा, और क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं तो हमारे पे तो बहुत ही होगा।
तो हमें अब सोचना है कि किस तरह से लड़ाई जल्दी कम हो, और दूसरा सोचना है कि किस तरह से अगली बार हम इस चीज़ में फंसे नहीं, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो सर जैसे अभी आपने बात करी कि देश पर अभी इतना असर नहीं दिख रहा, लेकिन आगे अगर ये चलता रहता है तो दिखेगा। सर मैं देश के असर को थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहूँगी, एक आम आदमी पे असर की बात करते हैं। जो हमारे यहाँ मेड आती हैं, हमको हेल्प करती हैं, उन्होंने बोला कि मुझे गैस सिलेंडर दोगुनी प्राइस पर मिला है, और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनसे पता चलता है कि दोगुने तिगने रेट में गैस सिलेंडर लोगों को दिया जा रहा है। तो सर उस आम इंसान के लिए, उसके लिए तो फ़र्क पड़ चुका है। उसका जो मंथली बजट है, जो इंसान कुछ चंद हज़ार रुपए मेहनत से कमा के आ रहा है, उसके लिए तो पड़ गया ना असर। वो शॉर्ट टर्म में क्या करे, उसको क्या relief देखिए, है? शॉर्ट टर्म में उसके लिए गवर्नमेंट को, और स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को और ऑयल कंपनीज को और मिनिस्ट्री को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक तरह से जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या लोगों को ज़्यादा डिमांड हो रहा है, उस पर कंट्रोल हो। देखिए, ये जो है, जो स्कैरसिटी, जो कमी जो है, उसके कारण कुछ लोग हैं जो कि इससे पैसा कमाना चाहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ भी कमी होती है तो लोग पैसा बढ़ाते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो मेरे अंदाज से सरकार को इसके लिए और सतर्कता की ज़रूरत है, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। ऑयल कंपनीज को इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जिनका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इन सब चीज़ों में ना फंसें और इससे निकले। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आंकड़े देख रहे हैं तो सप्लाई का उतना कंस्ट्रेन नहीं है। जैसे कि लोग जैसे बात करें कि मुझे नहीं मिल रहा या इतने दाम पे मिल रहा है, वो डेटा से पता नहीं लग रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी है। और मेरे अंदाज से वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दाम बढ़ा रहे हैं एलपीजी के सिलेंडर को लेकर। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम की तरह हम इसको देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, हाँ। और मेरे अंदाज से क्योंकि ये अचानक हुआ है और सरकार उतनी सतर्कता से इसको नहीं देखी है, तो मेरे अंदाज से और इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सर रोज़ इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग होती है जिसमें सरकार के सेक्रेटरीज आते हैं और बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। उस सिचुएशन में कल ही बोला गया है कि हमारे 18 टैंकर्स अभी वहीं हैं, दो करके आते हैं। हमें नाम पता, नंदा देवी आए, ये आए, तो दो टैंकर्स आ रहे हैं। तो मतलब जो रेगुलरली आने चाहिए वो तो नहीं आ रहे हैं। तो सप्लाई की जो बात आई कि हमारी सप्लाई में कोई कमी नहीं हो रही, तो ये टैंकर्स का नहीं आना, क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा। जैसे मैंने बताया है कि अगर ये लड़ाई 1 महीना और चलती है, 2 महीना और चलती है, तो इसका एक्यूट इम्पैक्ट होगा। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में हमारे पास रिजर्व है। सर कैसा दिखेगा वो इम्पैक्ट? जैसे कि इम्पैक्ट ये होगा कि हम अब लोगों को कटौती करने की जरूरत होगी। अगर वर्स्ट सिनारियो क्या है हमारे पास? वर्स्ट सिनारियो, देखिए आज के दिन में गैस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? गैस घरों में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। अगर 3 जगह गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है लेकिन कम है। और चौथा आप इंडस्ट्री को ले लें तो हाउस होल्ड, फर्टिलाइज़र, ट्रांसपोर्ट और उसके बाद इंडस्ट्री। तो सरकार किसी सेक्टर को में कटौती करना शुरू करेगी। हो सकता है बोलेगी कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, कुकिंग फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर डाइवर्ट करना शुरू करोगे। आप डाइवर्ट करना शुरू करोगे, आप बोलोगे मैं इंडस्ट्री पे 50% कम करूंगा या फर्टिलाइजर पे 50% अभी एलोकेशन सरकार ने चेंज भी किया है, चेंज किया है। उसका। तो उसके बाद इनके पास ऑप्शंस है कि आप एलोकेशन चेंज करेंगे, वो होगा। उसके बाद अल्टरनेटिव की बात करेंगे। अभी मैं मार्केट गया हुआ था, मैंने देखा कि इंडक्शन कुकर मार्केट में नहीं है, लोग खुद ही खरीद रहे हैं। हाँ, और उनके इंडक्शन के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब यही है, मार्केट में डिमांड सप्लाई का है और लोग ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और प्राइस बढ़ाते हैं। तो उसके बाद क्या ऑप्शन है कि हम लोगों को बोलेंगे कि आप अब ऐसा कीजिए कि इंडक्शन पे मूव कीजिए, इंडक्शन और गैस के मिक्स को लेके इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमें लॉन्ग टर्म समझने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया एक एनर्जी इनसिक्योर कंट्री है। 60% जो भी ईंधन हमारे पास है, जो एनर्जी है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिकली हम बस 40% ही जो हमारी एनर्जी है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, वो लार्जली कोयला। ठीक है। और 20% ऑयल और 50% गैस। तो हम
एक एनर्जी सिक्योर्ड देश हैं और हमें अब लॉन्ग टर्म बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस ये बताता है कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा उसकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो और भी इनसिक्योर होगी, वो और भी मायने रखेगी। सर बहुत सारे क्वेश्चंस फूड स्कैरसिटी को लेकर हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर की सप्लाई एक प्रॉब्लम है। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तभी भी देश में यूरिया और फर्टिलाइजर की सप्लाई का क्या होगा इस पे सवाल थे, वही सवाल अभी भी हैं। तो क्या फूड स्कैरसिटी एक प्रॉब्लम हो सकती है? क्या फार्मर्स को इससे दिक्कत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो यूरिया डिपेंडेंट है। हाँ, 50 से 60% जितना भी हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो यूरिया है, और 90% जो यूरिया है वो हम या तो इम्पोर्टेड गैस से बनाते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं। तो यूरिया जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, और हमें यूरिया के बारे, और दूसरी बात है कि यूरिया सब्सिडाइज है। आज के दिन में कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपया यूरिया की सब्सिडी में जाता है। ये सस्टेनेबल नहीं है, सब्सिडी भी सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरह से हम यूरिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम बहुत मिसयूज़ करते हैं यूरिया को, ओवर यूज़ करते हैं यूरिया को, कोई कंट्रोल नहीं है, और उसका ज़मीन पे, पर्यावरण पे, पानी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, आप देश के किसी भी भाग में चले जाएं तो यूरिया का मिसयूटिलाइजेशन के कारण पर्यावरण पे बहुत इम्पैक्ट है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में 1970 में एक पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम के पास फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की एक फैक्ट्री है। 1970 में वो यूरिया बिजली से बनाती। तो हमें अब ग्रीन यूरिया के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि यूरिया हम सिर्फ नेचुरल गैस से बनाएं, हमारे पास तकनीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1970 में भी वो नंगल जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का प्लांट है वो हाइड्रोजन बनाता था बिजली से। तो ये 50 साल पुरानी तकनीक है। तो हम इस तकनीक के इस्तेमाल करके अब हम अपना यूरिया प्रोडक्शन को ग्रीन यूरिया की तरफ, हाइड्रोजन जो है बिजली से पैदा हो उस तरह मूव करके अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए, हर एक क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और हमें इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर आई एम नो एक्सपर्ट, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जब आप कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है कि हम यूरिया को बिजली से भी बना सकते हैं, या फिर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारे पास LNG नहीं दूसरे सोर्सेज हों चीज़ों के, तो फिर हम कर क्यों नहीं रहे हैं अभी तक? क्या रोड ब्लॉक्स हैं? नहीं, रोड ब्लॉक नहीं है। इकोनॉमी जो है उसकी अपनी मोमेंटम होती है। जब तक क्राइसिस नहीं है, चीज़ चल रहे हैं तो चलने दो भाई। हाँ, पर सर कोई तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के माइंड्स हैं, जिस तरह के टेक्निकल हेल्प है, उसके बाद भी जिनको इस चीज़ का, जिनको ये सौंपा गया है कि आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन देखेगा इस चीज़? मैंने जैसे देखिए, एक इकोनॉमी, एक देश, एक इंसान, ठीक है ना, हम एक मोमेंटम पे चलते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो यार चलने दो, क्यों उसको तुम चेंज करना चाहते हो? लेकिन जब इस तरह की क्राइसिस आती है तब हमें लगता है कि यार चेंज करना जरूरी है। तब हम हाथ पैर मारते हैं। हाँ, तो आपका कहना सही है कि एज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 140 करोड़ लोग हैं, हमें अब लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कल संजय राउत जो MP हैं, उन्होंने एक बात उठाई कि जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, वेस्ट एशिया के बगल मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, जो मिसाइलें, ब्लास्ट, वॉर की वजह से जो धुआं है, उसके स्मोक की एक ऐसी इतनी थिक लेयर कन्वर्ट हो चुकी है जो शायद इंडिया की तरफ भी बढ़ सकती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हम बात करते हैं, वो हवा भारत के ऊपर भी आ सकती है। सर, एयर पोल्यूशन से इंडिया का जो हाल हुआ था कुछ महीने पहले, वो सबने देखा। मतलब एक तरीके से आप बोले पार्शियल लॉकडाउन, अगर हम कह दें घर से काम करें, बच्चों का स्कूल बंद है, क्या ऐसी सिचुएशन दोबारा बन सकती है? क्योंकि हमने कई जगह पढ़ा कि इट इज अ सीरियस कंसर्न नाउ। नहीं, पोल्यूशन इज ए सीरियस कंसर्न इन इंडिया। हमारे देश में पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। मुंबई में प्रदूषण है आज के दिन में, गुवाहाटी चले जाइए, पटना चले जाइए, 80% हमारे देश में ऐसे जगह हैं जो कि हमारे जो मानक हैं प्रदूषण के, हम उसको मीट नहीं कर पाते हैं। हमारे जो अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड हैं, और हमारे जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है वो WHO स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हैं, खराब हैं। ओके। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 40 और 60 की हम बात करते हैं। तो फिर भी 80% ये देश वायु प्रदूषण का जो मानक है हम उसको मीट नहीं करते हैं।
क्या इस ईरान वॉर से प्रदूषण दिल्ली आ सकता है? चांस कम है, ठीक है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस है, दूसरा इतना इतना डाइल्यूशन हो जाएगा कि उसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट मेरे अंदाज से मैं नहीं सोचता हूं। माइनर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हमें वायु प्रदूषण का चिंता करना है तो हमें अपने सोर्स के बारे में बात करने की जरूरत है, जो है इस वक्त आज के अभी के समय जो वायु प्रदूषण है दिल्ली में, एक तो डस्ट है, हाँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मतलब विंटर में पराली जलती है उसके कारण प्रदूषण होता है, हाँ। इनफैक्ट जैसे जैसे अगर लोग जलावन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट दिल्ली में अभी आपने शायद देखा होगा कि बजट में एक प्रपोजल आया है कि दिल्ली के अंदर 1000 टन गोबर जो दिल्ली में जनरेट होता है, हाँ, उसको जलाया जाता है, उसको कैसे कम किया जाए। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे घर में अगर जलावन का इस्तेमाल होता है, गोबर के कंडे का इस्तेमाल होता है, उससे भी प्रदूषण होता है। उपले बोलते हैं जिसको बनाते उपले आप हाँ बोलते हैं, जी, हमारे हाँ यहाँ कंडे बोलते हैं ओके, उसको। हाँ। तो हमें अपने डोमेस्टिक सोर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो हमारे घर से, हमारे फैक्ट्रियों से, हमारे गाड़ियों से निकल रहा है, उसको कंट्रोल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेरे अंदाज से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ईरान का जो है पोल्यूशन, उसका दिल्ली में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए। सर इंडक्शन की बात हुई थी कि कहीं ना कहीं आपने देखा इंडक्शन एक तरीके सोल्ड आउट हो गए थे। आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर देखें, ब्लिंकिट वगैरह होते हैं, सबके सोल्ड आउट हो गए, प्राइसेस 2 to 3 टाइम्स भी बढ़ गए। लेकिन इंडक्शन फिर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, और भारत में आ रहा है गर्मियों का मौसम, जब वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भारत में सबसे ज़्यादा कोल से बन रही है। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था कि हम डर्टीएस्ट फ्यूल पर फिर से जा रहे हैं एक तरीके से। इन्वायरमेंट के हिसाब से जब पूरी दुनिया, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेरिस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद हम कोल पे वापस जा रहे हैं। देखिए, वापस नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर पिछले साल के आंकड़े देखेंगे तो पहली बार हमारा जो कोल का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है पिछले साल। इस साल शायद बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारा जो ऑयल और गैस का जो क्राइसिस है, तो हो सके इस साल कोयला का इस्तेमाल ज़्यादा हो। देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया के पास ऑयल और गैस नहीं था, तो हम कोयले पे डिपेंडेंट थे। हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे? बायोमास। आप गांव में चले जाइए तो बायोमास का इस्तेमाल होता है, और हम कोयले से बिजली बनाते थे। ये हिस्टोरिकल रहा है। लेकिन पिछले 10 साल में हमारे देश में एक बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ी है। तो आज के दिन में अगर आप बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है, तो 70% कोयले से होता है, 22% सोलर और विंड से हो रहा है। ये सब जो हुआ है ये पिछले 10 साल में हुआ है, उससे पहले 2 या 3% होते थे। तो जितनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा है, हमें उसको और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम कोयला को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक और स्टेप आगे ले जाना चाहूँगी। मेरे दिमाग में एक जाल सा बन गया है डिपेंडेंसी का, निर्भरता का जाल, जो भारत भी जिसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। हम बात करते हैं कि गैस और तेल नहीं है, चलो हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम रिन्यूएबल जाएंगे क्योंकि वो बेहतर है। फिर हम देखते हैं रिन्यूएबल बढ़ाने के लिए जो सोलर में यूज़ हो रहा है वो हम कितना सारा चाइना से सोर्स कर रहे हैं, तो हमारी निर्भरता वहाँ पर भी है। तो ये सोचना तो यूटोपियन होगा कि हम सब कुछ खुद कर लें, वो तो शायद पॉसिबल भी नहीं है। क्या है मतलब ऐसा? होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, सेल्फ डिपेंडेंस जो है, आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बना सकते। जो मैं लोगों को सोचता हूं कि हम सब कुछ अपने देश में ही करें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे देश में वो शायद सस्ते में बन सकता है। देखिए, हर एक देश, हर एक रीजन की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि भारत सब कुछ अपना बना सके। तो हमें ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको ओपन रखने की ज़रूरत है। जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें हमें डिपेंडेंस कम करने की ज़रूरत है। जहां हमें सस्ता सामान मिल रहा है वहां से खरीदें, जहां हम अपना सामान बेच सकते हैं वहां बेचें। सर आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी आई जिसमें कि आपको सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना हो गया, या किसानों के लिए भी कि आप अगर पानी पंप करना चाहते हैं तो सोलर वाली मशीन से यूज़ करें। काफ़ी सारी चीज़ें आई। मैं उस नज़रिए से देखती हूँ कि मैं एक फैमिली है, नोएडा में रहती है, उनकी एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, 3रे फ्लोर पे उनका 1 BHK है। वो उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके एज ए सोसाइटी अपने छत पे लगा सकते हैं। एज ए आज के दिन में RWAs जो हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन,
वो अपने एरिया में जो जहाँ जहाँ कॉमन स्पेस है वहाँ लग सकता है, छत पे लग सकता है। हाँ, तो उनके पास इंडिविजुअल हाउस से तो कम पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल है। तो मतलब सर इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो एक आम इंसान के हाथ में शायद उतना नहीं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सरकार है उसके पास इस कहीं ना कहीं सोल्यूशन रहता है इन चीज़ों का। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सरकार की पॉलिसी बनती है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर के कारण हो रहा है। 90% जो रिन्यूएबल में इन्वेस्टमेंट गई है सोलर और विंड में, वो प्राइवेट सेक्टर के कारण गई है। सरकार का पैसा उतना नहीं लगा है। कोयला और न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर में सरकार का पैसा लगता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज वहाँ पे ज़्यादा हैं। पूरी जो रिन्यूएबल इंडस्ट्री है वो प्राइवेट पे बढ़ रही है। जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है वो उपले जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, कि बहुत सारा जो पशु से जो गोबर होता है उसके उपले बना लेते हैं और फ्यूल बन जाता है। सरकार ने गोबर गैस करके कॉन्सेप्ट सामने रखा था और उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी करने के लिए कहा था, और बायोगैस प्लांट्स हो गए, गोबर गैस प्लांट्स हो गए। सर वो डायरेक्शन में हम कहाँ हैं अभी? देखिए, एक बड़े फेमस एडिटर हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के, बीजी वर्गीस। उनको गोबर गैस एडिटर कहा जाता था 1970 में। ये गोबर गैस आज की तकनीक नहीं है। हमारे देश में जो गोबर गैस की जो बात हो रही है वो पिछले 60 साल से हो रही है, 50-60 साल से। वो बड़े पैशनेट थे बीजी वर्गीस जी, और उनको गोबर गैस एडिटर कहा जाता था क्योंकि वो अपने रिपोर्टर्स को बोलते थे कि कहानी लेके आओ, किस तरह से हम गोबर गैस, हम गांव को किस तरह से ईंधन को लेके आत्मनिर्भर बना सकते हैं। गांधी की फिलॉसफी। हाँ, गांधी की फिलॉसफी। बीजी वर्गीस साहब का इसके बारे में मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गोबर गैस में इस देश में काम 1970 से हो रहा है, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और उसका कारण ये है कि जो मॉडल जो हम चाह रहे हैं, हाँ, वो मॉडल काम नहीं कर रहा है। हाँ, फाइनेंशियल मॉडल या मेंटेनेंस का जो मॉडल है, हाँ, पहले क्या होता था कि लोग ज़मीन में गड्ढा करके ऊपर एक बना लगा के और गोबर गैस प्लांट लगता था, जो कि मेंटेनेंस की बहुत डोम लगा के मेंटेनेंस बहुत दिक्कत होती थी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस करना आसान है। तो गोबर गैस एक चीज़ हो गया, लेकिन गोबर गैस के अलावा भी हमारे गांव में आज के दिन में जो बायोमास है, हाँ, वो बहुत प्रोड्यूस होता है। जैसे कि पराली जलती है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम पराली को गैस और ऑयल में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम सारे पराली को गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर 50% भी, तो जो इंपोर्ट जो हम आज के दिन में बात कर रहे हैं एलएनजी की और एलपीजी की बाहर से, हम उसको बहुत कम कर सकते हैं। सर अटक कहाँ रहा है? टेक्नोलॉजी हर चीज़ की है, 70 से 80 से अटक रहा है सप्लाई चेन। देखिए, हमारे देश में छोटे छोटे फार्मर हैं, हाँ, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। किस तरह से आप उनको प्रॉफिटेबली उठा सकें, क्योंकि यहाँ करोड़ों फार्मर की बात हो रही है। तो जो इश्यू है कलेक्शन और स्टोरेज की है, हाँ, और किस तरह से हम फार्मर के साथ काम करें कि फार्मर को भी फायदा हो और इन कंपनियों को भी फायदा हो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यू है आज के दिन में बायोमास पे। पराली जलता क्यों है? पराली इसलिए जलता है क्योंकि फार्मर के पास को उठाने वाला कोई नहीं है, और अगली फसल लगानी है, फटाफट आप जला दीजिए। अगर उसी समय कोई आदमी जाके बोले कि मैं आपका उठाना चाहता हूं और मैं आपको 500 रुपया भी देना चाहता हूं, कौन फार्मर मना करेगा? तो क्यों नहीं होता ये चीज? अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो क्या इसको सब्सिडाइज करा जाना है? सब्सिडाइज करना है। हमें एक डिसेंट्रलाइज मॉडल के इस तरह से सोचना है कि एक तालुका में जितना बायोमास हो वो वहीं कंज्यूम हो, ना कि आप उसको 200 किलोमीटर जाके कहीं और सोचें। सर एट द एंड मैं आपसे कुछ क्विक आंसर्स चाहूँगी कुछ चीज़ों के बारे में। ये जो क्राइसिस आया है एनर्जी का, बोल रहे हैं कि आज तक का शायद सबसे बड़ा क्राइसिस है। 1970s में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी। सर इस क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के क्या प्लस है और क्या माइनस है? आई थिंक प्लस ये है कि हमने पिछले कुछ दशकों से रिजर्व और रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ाई है। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे आज के दिन में हिंदुस्तान रिफाइनरी में ओवर कैपेसिटी है, हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल को। तो प्लस ये है कि हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई थी शॉर्ट टर्म शॉक को रोकने के लिए, ठीक है। नेगेटिव ये है कि हम ये भी सफिशिएंट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो भी इंपोर्ट पे बनाया है। हाँ,
जो हमारे रिफाइनरी हैं वो भी इंपोर्टेड ऑयल पे हैं। हाँ? तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो है मेरे अंदाज से जो जिसका फ़ायदा है वो है हमारा एथनॉल जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम आज के दिन में, उससे इंपोर्ट थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन वो एक सक्सेस हम दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बहुत काम नहीं किया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिला इस कॉन्वर्सेशन से, एंड आई होप कि हमारे सभी व्यूअर्स के भी कुछ सवाल होंगे। अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में बताइए, आपको ये बातचीत कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में बताइए, और देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।